अभी तक बच्चों हमने न्यूक्लिक एसिड के बारे में समझा था। न्यूक्लिक एसिड हमने दो समझे हैं, डीएनए और आरएनए, और ये भी समझ लिया था कि ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। फिर न्यूक्लियोटाइड में कौन से घटक होते हैं, उनकी क्या खास बातें हैं, ये अब सब हम समझ चुके हैं। अब दोनों न्यूक्लिक एसिड को हम डिटेल में एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले आपको समझाएंगे डीएनए के बारे में, फिर आगे हम आरएनए के बारे में समझते हैं। एक एक करके दोनों न्यूक्लिक एसिड को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं डीएनए के बारे में। अच्छा, डीएनए, इसकी खोज की बात करें तो डीएनए की खोज एप मिशर ने की थी। आप सबको याद है, एप मिशर ने ही न्यूक्लिक एसिड को खोजा था, और डीएनए का न्यूक्लिक एसिड तो है। तो डीएनए को खोजने का श्रेय एप मिशर साइंटिस्ट को ही जाता है। इन्होंने 1869 में इसको सबसे पहली बार देखा था, ये हमने पढ़ा भी था। तो सबसे पहले बात भी हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। केंद्रक के अम्लीय पदार्थ के रूप में डीएनए को सर्वप्रथम एप मिशर ने 1869 में पहचाना था। मतलब डीएनए को एसिडिक मटेरियल के रूप में पहचानने वाले साइंटिस्ट एप मिशर थे। लेकिन एप मिशर ने जो नाम दिया था, आप सभी जानते हैं, इन्होंने न्यूक्लिन शब्द दिया था। कोई डीएनए शब्द यूज नहीं किया था, इन्होंने तो न्यूक्लिन शब्द यूज किया था। बाद में न्यूक्लिक एसिड भी अल्टमेन साइंटिस्ट ने दिया था। तो क्वेश्चन बनता है, फिर ये डीएनए नेम किसने दिया? तो डीएनए नेम देने वाले साइंटिस्ट थे जैकेरिस। तो डीएनए शब्द जैकेरिस साइंटिस्ट ने दिया था। अच्छा, ये जितने भी पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं, ये सब आप नोट भी करते रहेगा। तो डीएनए शब्द देने वाले साइंटिस्ट जैकेरिस साइंटिस्ट ने डीएनए टर्म दी थी। डीएनए के आवेश की बात करें तो डीएनए पर ऋणात्मक आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब मैं आपसे पूछूंगा, डीएनए पर नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से आता है? आप बताइए। यस, डीएनए पर नेगेटिव चार्ज फॉस्फेट की वजह से आता है। फॉस्फेट के कारण ही डीएनए ऋणात्मक आवेशित होते हैं। डीएनए के अंदर शर्करा की बात करें, शुगर की बात करें, तो इसमें जो शुगर आती है वो डीऑक्सीराइबोस। मेरा क्वेश्चन, डीऑक्सीराइबोस राइबोस के जैसा ही होता है, बस इसमें एक ऑक्सीजन कम है। कौन से कार्बन पे? नंबर बताओ। यस, वेरी गुड, कार्बन नंबर 2 पर। तो कार्बन नंबर 2 पर एक ऑक्सीजन यहां पर कम रहता है। डीएनए के अंदर नाइट्रोजन क्षारक की बात करें तो इसमें ए, टी, जी और सी होते हैं। ए, टी, जी, सी इस तरह के नाइट्रोजन क्षार यहां पाए जाते हैं। यू नहीं होता। यू का मिलना, यूरेसिल का मिलना, ये तो यस आरएनए का फीचर होता है। तो यहां जो नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। तो ये जो डीएनए की खास बातें हैं, ये बातें हम पहले भी समझ चुके होते हैं, ये बातें हमने पहले भी समझी है। डीएनए की संरचना के बारे में और हम डिटेल में समझे, ये पॉइंट तो आपको पहले ही पता है। संरचना की बात करें, डीएनए की संरचना, डीएनए की संरचना को समझाने वाले साइंटिस्ट कई सारे हैं। इसकी संरचना को समझाने में बहुत सारे साइंटिस्ट का रोल है। इसमें विल्किंस है, फ्रैंकलिन है, वॉटसन है, क्रिक है, चारगाफ है, ऐसे कई सारे साइंटिस्ट ने मिलकर डीएनए की संरचना को समझाया था। इन साइंटिस्ट ने क्या क्या अपना योगदान दिया है, एक एक करके सबसे पहले हम समझते हैं। डीएनए की संरचना में पहले साइंटिस्ट थे, संरचना समझाने में पहले साइंटिस्ट थे विल्किंस और फ्रैंकलिन। विल्किंस और फ्रैंकलिन, इन्होंने डीएनए की संरचना को समझाने का काम सबसे पहले किया। फ्रैंकलिन जो है ये एक लेडी साइंटिस्ट है। अच्छा, इन दोनों ने डीएनए की संरचना समझाने के लिए एक तकनीक काम में ली थी जिसका नाम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है। विल्किंस, फ्रैंकलिन ने क्या किया था? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी तकनीक का यूज किया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी तकनीक किसने उपयोग में काम में ली? तो क्या आंसर आएगा बच्चों? विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। तो विल्किंस, फ्रैंकलिन ने तकनीक काम में ली, और इसी की वजह से, इस तकनीक की वजह से इन्होंने डीएनए का एक एक्सरे वाला फिल्म तैयार किया है। यह बच्चों डीएनए का एक एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है। अच्छा, ये जो डीएनए की एक्सरे फिल्म बनाई थी, ये फिल्म बनाने का काम विल्किंस एंड फ्रैंकलिन का था। विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने डीएनए की इस तरह की एक्सरे फिल्म बनाई थी। ये बिल्कुल ओरिजिनल पिक्चर है, इसी तरह की पिक्चर उन्होंने बनाई थी। जब ये पिक्चर इन्होंने बना ली तो इस पिक्चर में ये डॉट, ये स्पॉट, ये ब्लैक कलर क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं, ये विल्किंस और फ्रैंकलिन पूरी तरह से नहीं समझा पाए। कहने की बात यह है कि विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने तकनीक बहुत अच्छी यूज की, पिक्चर बना ली, लेकिन ये पिक्चर कहना क्या चाहती है, समझाना क्या चाहती है, ये बात विल्किंस और फ्रैंकलिन नहीं समझा पा रहे थे। मतलब ये प्रॉपर तरीके से इस पिक्चर को नहीं समझा पा रहे थे। अब इसके बाद दो साइंटिस्ट आए थे, वॉटसन एंड क्रिक, और उन्होंने ही इसकी संरचना को समझाने में अपना बहुत अच्छा योगदान दिया था। तो आगे फिर साइंटिस्ट आते हैं वॉटसन और क्रिक। ये वॉटसन एंड क्रिक, इन दोनों ने उस एक्सरे फिल्म को पूरी तरह से एनालिसिस किया जो किसने बनाई थी? विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। तो विल्किंस एंड फ्रैंकलिन की जो एक्सरे फिल्म थी
डीएनए की उस एक्सरे फिल्म को अच्छे तरीके से एनालिसिस किया और एनालिसिस करने के बाद यहां पर इन्होंने डीएनए का एक फेमस मॉडल दिया जिसे कहते हैं द्विकुंडलित नमूना, इंग्लिश में कहें डबल हेलिक्स मॉडल। यह डबल हेलिक्स मॉडल कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने। कौन से ईयर में? 1953 में। अब यहां इतना ध्यान रखना, तकनीक यूज करने वाले साइंटिस्ट थे हाँ विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, लेकिन उस तकनीक के बाद जो पिक्चर आई उस पर अपना दिमाग लगाने वाले साइंटिस्ट थे वॉटसन एंड क्रिक। तो वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे तरीके से समझा और इन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल दिया। यह डबल हेलिक्स मॉडल बहुत ही फेमस मॉडल है, बहुत फेमस मॉडल है। 1953 से लेकर आज दिन तक यही मॉडल हम समझते आ रहे हैं। यह मॉडल सारे साइंटिस्ट लोगों को एक्सेप्ट भी था, तो इस मॉडल के लिए नोबेल प्राइज तो बनता है। बात आती है नोबेल प्राइज किसको दिया गया, तो यहां नोबेल प्राइज की बात की जाए तो नोबेल प्राइज में यहां नोबेल प्राइज मिला था वॉटसन को, क्रिक को और विल्किंस को। तो वॉटसन, क्रिक तथा विल्किंस को नोबेल प्राइज दिया गया था। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, फ्रैंकलिन को नोबेल प्राइज क्यों नहीं दिया गया? फ्रैंकलिन को बच्चों नोबेल प्राइज इसलिए नहीं दिया गया था, उस जमाने में नोबेल प्राइज देने के लिए क्राइटेरिया रखा गया था कि उसी को नोबेल प्राइज मिलेगा जो कि लिविंग है, जीवित है। जब बच्चों नोबेल प्राइज दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था 1962 में। 1962 का जब टाइम आया था तो इस टाइम तक वहां पर फ्रैंकलिन की डेथ हो चुकी थी। 1962 तक फ्रैंकलिन की डेथ हो गई और जब उसकी डेथ हो गई तो उसको नोबेल प्राइज नहीं मिला। तो नोबेल प्राइज किस किस को दिया? वॉटसन को दिया, क्रिक को दिया, विल्किंस को दिया। कौन से ईयर में दिया गया था? 1962 में दिया गया था। और फ्रैंकलिन को क्यों नहीं मिला? क्योंकि तब तक इनकी डेथ हो चुकी थी। बात समझ में? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन अपने दिमाग में आता है, डीएनए को पहली बार एप मिशर ने कौन से ईयर में देखा था? बताइए, कौन से ईयर में देख लिया गया था? 1869 में डीएनए को देख लिया। अब जब इस टाइम पे डीएनए को देख लिया गया, जब उसको देख लिया गया, माइक्रोस्कोप में नजर आ गया उनको डेंस मटेरियल, जब देख लिया गया तो इसकी संरचना भी थोड़े साल बाद आ जानी चाहिए थी। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल इस टाइम तक आ जाना चाहिए था। लेकिन डीएनए की संरचना हमें जाके 1953 में समझ में आई। 1953 में हमें डीएनए की संरचना समझ में आई, यानी लगभग 84 ईयर तक, बीच में जो 84 साल थे, इन 84 साल तक साइंटिस्ट लोग डीएनए की संरचना नहीं समझा पा रहे थे। यानी डीएनए की संरचना साइंटिस्ट लोगों के लिए एक रहस्य बनी हुई थी। तो डीएनए की संरचना लंबे समय तक रहस्य बनी रही, इसका क्या कारण है? ऐसी क्या वजह थी कि इतने सालों तक, 84 साल तक साइंटिस्ट लोग डीएनए की संरचना समझ ही नहीं पा रहे थे? ऐसी क्या दिक्कत आ गई थी? अच्छा, इसकी दिक्कत आपकी एनसीईआरटी में समझा रखी है। एनसीईआरटी ने बहुत अच्छी लाइन लिखी है, डीएनए की संरचना इसलिए लंबे समय तक रहस्य बनी क्योंकि उस टाइम तकनीक की सीमित थे, ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन। टेक्निक की लिमिटेशन थी, तकनीक उस टाइम सीमित थी और तकनीक की सीमित के कारण ही डीएनए की संरचना को समझाने में इतना समय लगा। उस जमाने में 1953 से पहले की हम बात करें तो उस जमाने में प्रॉपर तकनीक नहीं थी, प्रॉपर इस तरह के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं थे, अच्छी क्वालिटी के माइक्रोस्कोप नहीं थे और भी कई अच्छी अच्छी टेक्निक्स अवेलेबल नहीं थी। और जब टेक्निक नहीं थी तो संरचना कहां से समझ में आएगी? तो आप लोगों को यह क्वेश्चन ध्यान रखना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है कि डीएनए की संरचना लंबे समय तक रहस्यमयी क्यों बनी रही? तो क्या आंसर दोगे बच्चों? सीमित तकनीक के कारण। उस टाइम टेक्निकल लिमिटेशन थी, इस वजह से डीएनए की संरचना प्रॉपर नहीं समझा पा रहे थे। हम बच्चों डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन आता है, डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रतिपादित किया? तो वॉटसन एंड क्रिक ने। अच्छा, वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल में क्या क्या बातें समझाई गई, ये सारी बातें आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो हम यहां पर डीएनए की संरचना का डबल हेलिक्स मॉडल, वॉटसन एंड क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, इस मॉडल में सबसे पहला पॉइंट आता है, जितने भी पॉइंट हैं सब कुछ अपने मॉड्यूल में भी लिखे हैं, सब पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है। पहला पॉइंट आता है कि डीएनए दोहरी श्रृंखला वाला होता है। दोहरी श्रृंखला का मतलब होता है डीएस, डबल स्ट्रैंड। दोहरी श्रृंखला द्विकुंडलित होता है, डबल स्ट्रैंड होता है। अच्छा, डबल स्ट्रैंड से क्या मतलब है? आपको समझाने के लिए ये मैंने न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रैंड बनाए। नाइट्रोजन बेस एडेनिन, नाइट्रोजन बेस है, ये यहां पर एडेनिन, नाइट्रोजन बेस, ये शुगर और ये फॉस्फेट। नाइट्रोजन बेस, शुगर, फॉस्फेट तीनों को मिला के यस न्यूक्लियोटाइड, इन तीनों को मिला के न्यूक्लियोटाइड, इन तीनों को मिला के न्यूक्लियोटाइड। तो यहां 1 2 3 न्यूक्लियोटाइड बनाए।
इनको यहां ऐसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जोड़ भी रखा है, तो ये बन जाती है न्यूक्लियोटाइड की पहली चेन। ये न्यूक्लियोटाइड की पहली चेन। जब भी बच्चों आप डीएनए बनाते हैं तो आप डीएनए बनाते टाइम क्या करते हो, एक लाइन ऐसे खींचते हो और एक लाइन ऐसे खींचते हो। बताओ कितनी स्ट्रैंड बनाते हो, 2, या ऐसे बना सकते हो, ये ऐसे बनाते हो, ये ऐसे बनाते हो, तो 2 स्ट्रैंड वाला बनाते हो। यहां पर ये जो मैंने बनाया ये तो एक ही स्ट्रैंड है, दोहरी श्रृंखला है, मतलब यहां पर एक स्ट्रैंड और होनी चाहिए, और ये स्ट्रैंड भी न्यूक्लियोटाइड की बनी है। आप देखो, नाइट्रोजन बेस है, शुगर है, फॉस्फेट है, तीनों को मिला के न्यूक्लियोटाइड, तो ये न्यूक्लियोटाइड की दूसरी स्ट्रैंड हो गई। तो न्यूक्लियोटाइड की एक स्ट्रैंड ये है, न्यूक्लियोटाइड की एक स्ट्रैंड ये है, कितनी हो गई, 2 स्ट्रैंड, और 2 स्ट्रैंड है इसलिए इसको कहा जाता है दोहरी श्रृंखला वाला डबल स्ट्रैंड। क्यों इसको डबल स्ट्रैंड कहा गया, समझ में आया सबको अच्छे से। 2 स्ट्रैंड होती है। अगर मैं इस स्ट्रैंड को हटा दूं तो एक स्ट्रैंड बचेगी, और ऐसे डीएनए को कहा जाएगा सिंगल स्ट्रैंड। 2 स्ट्रैंड है तो क्या कहेंगे, डबल, और एक होता तो सिंगल स्ट्रैंड कह देते। क्लियर। ये याद रखना, मैक्सिमम जगह डीएनए डबल स्ट्रैंड ही होता है। कुछ नहीं कहा जाए तो आप डीएनए को डबल स्ट्रैंड ही मान के चलेंगे। डीएनए की ये जो दोनों स्ट्रैंड होती हैं, डबल स्ट्रैंड होती है, एक दूसरे के प्रति समानांतर होती है। इंग्लिश में कहें एंटी पैरेलल, ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती है। अच्छा, एंटी पैरेलल से क्या मतलब है मुझे बताइए। यहां फॉस्फेट लिखा है तो ये कौन सा एंड है, 5' 3'। हाँ, फॉस्फेट है तो 5', OH है तो 3', इधर फॉस्फेट तो 5', OH तो 3', मतलब यहां पर आ जाएगा 5', यहां 3', इधर 5', इधर 3'। लिख सकते हैं 5 और 3। अब बताओ, इसमें 5 to 3 की डायरेक्शन ये है और इसमें 5 to 3 की डायरेक्शन ये है, मतलब यहां ये डायरेक्शन है, यहां ये डायरेक्शन है। दोनों में डायरेक्शन समान है या विपरीत है, आप देख भी पा रहे हैं, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रही है, और विपरीत जा रही है इसलिए इसको कहा जाता है प्रति समानांतर। तो डीएनए में कितनी स्ट्रैंड बच्चों, 2, और दोनों एक दूसरे के प्रति समानांतर होती है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती है। बात समझ में। अब बात यह आती है कि डीएनए में दोनों स्ट्रैंड प्रति समानांतर तो है, लेकिन इन दोनों स्ट्रैंड को आपस में चिपकाना तो पड़ेगा। ये तो अलग अलग है, इनको बीच में चिपकाना तो पड़ेगा। बात आती है इनको चिपकाएगा कौन। तो दोनों स्ट्रैंड को आपस में चिपकाने के लिए स्पेशल बॉन्ड्स काम आते हैं, जिनको कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड बड़े फिक्स होते हैं। जब भी डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं तो ए हमेशा टी के साथ बॉन्ड बनाता है, 4 नाइट्रोजन बेस है, ए हमेशा टी के साथ बॉन्ड बनाएगा, और जी हमेशा सी के साथ। ये फिक्स है, ए हमेशा टी के साथ, तो ए हमेशा टी के साथ बॉन्ड बनाता है, और वो भी फिक्स होता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, ए और टी में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और जी और सी में यहां पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। तो ए टी में 2 और जी सी में यहां 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और यही हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों स्ट्रैंड को आपस में चिपकाते हैं। आप यहां देखोगे, ये ए और टी को जोड़ना है, कितने बॉन्ड, तो यहां पे ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्लियर। जी और सी के बीच में बताओ बच्चों, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सी और जी, वही जी सी कैसे भी लिख सकते हैं, यहां पर वही 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एटी में 2 होंगे, जीसी आ गया तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। तो एटी में 2 और जीसी के अंदर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। जो बात यहां समझाई, क्लियर हुई। अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, ए हमेशा टी के साथ ही बॉन्ड क्यों बनाता है और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड ही क्यों बनाता है। अच्छा, इसका अगर हम आंसर निकालें तो इसका आंसर होता है संरचना के कारण। संरचना से क्या मतलब, एडेनिन की संरचना इस तरह से डिजाइन है कि वो थाइमिन के साथ ही जोड़ा बनाएगा। ए हमेशा टी के साथ ही पेयरिंग करता है, सी ले आओ प्रॉपर पेयरिंग नहीं करेगा, क्योंकि संरचना इस तरह से है। तो ए की संरचना टी की संरचना से इस तरह से होती है कि ये आपस में पेयरिंग करते हैं, और पेयरिंग करते टाइम ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ये भी संरचना की वजह से होता है। तो ए हमेशा टी से जुड़ेगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, रीजन दिया जाए तो संरचना के कारण। अब मैं आपसे पूछता हूं, जी हमेशा सी से ही क्यों जुड़ता है और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड ही क्यों बनाता है। यस, इसका आंसर हम देंगे, जी हमेशा सी से इसलिए जुड़ता है संरचना के कारण, और संरचना के कारण ही इनमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड में भी फिक्स है। अगर मैं एडेनिन की बात करूं तो एडेनिन बच्चों आप सभी जानते हैं कि ये तो होता है प्यूरिन, और थाइमिन होता है पायरिमिडिन। इसी तरह से ये होता है प्यूरिन और ये होता है पायरिमिडिन। तो हाइड्रोजन बॉन्ड में एक प्यूरिन होगा और सामने वाला पायरिमिडिन होगा, तो प्यूरिन और पायरिमिडिन आपस में जुड़े होते हैं, ये फिक्स है। प्यूरिन हमेशा पायरिमिडिन के साथ यहां जुड़ा होता है। क्लियर। डीएनए की दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे की पूरक होती है, एक दूसरे की पूरक है। पूरक को इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती है। कॉम्प्लीमेंट्री से मतलब यह है कि जैसे ए है
तो उसके सामने हमेशा टी आएगा, फिक्स है। तो ए का पूरक टी होता है और जी का पूरक सी होता है। ऐसे समझिए, मैं डीएनए की एक स्टैंड आपके सामने दूं, ये आपके सामने लिखा है ACGT, और मैं कहूं डीएनए की दूसरी स्टैंड लिखो। सभी बच्चे दूसरी स्टैंड बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, सभी लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे? ए है, सामने क्या आएगा बोलो बच्चों? टी। सी है तो जी, तो बड़े आसानी से दूसरी स्टैंड लिख सकते हैं। तो ये यहां पर मैंने दूसरी स्टैंड लिखी। और कैसे लिखा? ए के सामने टी लिखा, जी सी के सामने जी लिखा, जी के सामने सी लिखा, टी के सामने ए लिखा। अच्छा, ए के सामने अगर टी आ रहा है, सी के सामने जी आ रहा है, तो इसे कहेंगे हम पूरक। ये एक दूसरे की पूरक है। तो फिर क्वेश्चन आता है, समान किसको कहते हैं? अच्छा, समान किसको कहते हैं? मैंने एक स्टैंड ये दी आपके सामने, और दूसरी स्टैंड में ए के सामने मान लीजिए ए ही लिखूं, सी के सामने सी लिखूं, जी के सामने जी लिखूं, तो यहां पे और यहां पर कैसा लग रहा है? सेम दिख रहा है, और सेम दिखना इसी को कहा जाता है समान। अब यहां देखो, ए के सामने यहां पर क्या आ रहा है? टी आ रहा है। ए के सामने टी आ रहा है, तो इसे मैं समान कहूंगा या पूरक कहूंगा? यस, इसे हम कहेंगे पूरक। डीएनए की स्टैंड कभी भी समान नहीं होती, यह गलत है, समान नहीं होती। अगर मैं कहूं डीएनए की स्टैंड पूरक है, समझ जाओगे, मतलब ए के सामने टी होता है तो एक दूसरे की ये पूरक होता है। एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा बनता है, डीएनए की दोनों स्टैंड 100% समान होती है। बताइए बच्चों, 100% समान नहीं है। अरे तो पूरक है। समान तो तब होता जब यहां भी ए होता और यहां भी ए होता, इधर भी ए इधर भी ए, तो क्या कहते? समान। लेकिन यहां तो टी आ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? पूरक होती है। तो डीएनए की दोनों स्टैंड एक दूसरे के पूरक मानी जाती है। और ये पूरक और समान में कंफ्यूजन तो नहीं होगा? आगे मैं कई बार आपसे पूछूंगा कि डीएनए की स्टैंड समान होती है पूरक, तो आपको यह बताना आना चाहिए कि दोनों में क्या रीजन है और क्या डिफरेंसेस है। कर सकते हैं। डीएनए अणु का अगर हम व्यास निकालें, व्यास का मतलब होता है इस फॉस्फेट से लेके इस फॉस्फेट की दूरी, इंग्लिश में इसको कहते हैं डायमीटर। डीएनए का व्यास मतलब फॉस्फेट से फॉस्फेट की दूरी, और यह होता है 20 एंगस्ट्रॉन, फिक्स है। डीएनए का व्यास कितने एंगस्ट्रॉन का? तो 20 एंगस्ट्रॉन का होता है। अब मैं अगर यहां पर फॉस्फेट से फॉस्फेट की दूरी पूछता, इस जगह बताओ बच्चों कितना? 20 एंगस्ट्रॉन। यहां पूछता 20 एंगस्ट्रॉन, और नीचे पूछता 20 एंगस्ट्रॉन। मतलब डीएनए का व्यास हर जगह सेम चलता है, 20 एंगस्ट्रॉन चलता है। यानी डीएनए का अणु का व्यास फिक्स होता है और यह 20 एंगस्ट्रॉन ही होता है। अब क्वेश्चन आता है, डायमीटर हमेशा, व्यास हमेशा नियत है, हर जगह 20-20 रहेगा। बात आती है नियत क्यों है? तो डीएनए के व्यास के नियत होने के पीछे रीजन होता है एक प्यूरिन का दूसरे पायरिमिडिन से जुड़ना। तो प्यूरिन के पायरिमिडिन से जुड़ने की वजह से व्यास नियत रहता है। इस बात को बच्चों अब हम समझते हैं। तो प्यूरिन के पायरिमिडिन के जुड़ने की वजह से व्यास यहां पर नियत क्यों आ जाता है, इस बात को हम ध्यान से समझे। जो बात यहां पर आपको समझाने जा रही है, बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। अगर सपोज करो, ऐसा होता नहीं है, सपोज करो प्यूरिन प्यूरिन से जुड़ता, प्यूरिन प्यूरिन से जुड़ता, मतलब यहां होता एडेनिन और यहां ले लेता मैं ग्वानिन, प्यूरिन प्यूरिन से जुड़ता। बताओ प्यूरिन में सिंगल रिंग होती है डबल रिंग? यस, प्यूरिन है तो हमने संरचना समझी है। प्यूरिन के अंदर इस तरह से यहां पे बच्चों ऐसी डबल रिंग होती, और इसके अंदर भी यहां पे भी संरचना बना देते तो इसके अंदर भी यहां पर ऐसी डबल रिंग होती। अब गिनो टोटल रिंग 1 2 3 4। प्यूरिन प्यूरिन से जुड़ता तो रिंग की संख्या 4 होती, मतलब यहां का व्यास इतना आता। समझाने के लिए, अगर मान लीजिए पायरिमिडिन पायरिमिडिन से जुड़ता, पायरिमिडिन पायरिमिडिन से जुड़ता, मतलब यहां पर ले लेता हूं सी और यहां ले लेता हूं जी, इनको जोड़ता। अब पायरिमिडिन में होती है एक रिंग और पायरिमिडिन में होती है एक रिंग। अगर एक रिंग है तो टोटल रिंग 2 होती, और यहां का व्यास निकालते तो कम हो जाता। क्या समझे? प्यूरिन प्यूरिन से जुड़ता 4 रिंग बनती, व्यास ज्यादा होता। लेकिन पायरिमिडिन पायरिमिडिन से जुड़ता तो 2 रिंग होती, जिसमें व्यास कम हो जाता। तो कहीं व्यास कम, कहीं व्यास ज्यादा होता। लेकिन हमने क्या सीखा, यहां पर एक प्यूरिन दूसरे पायरिमिडिन से जुड़ा होता है तो इससे व्यास नियत रहा। कैसे? एडेनिन बच्चों आप सभी जानते हैं प्यूरिन होता है, और थाइमिन आप सभी जानते हैं पायरिमिडिन होता है। क्लियर? अब बताओ प्यूरिन में रिंग की संख्या, वेरी गुड, 2। प्यूरिन के अंदर रिंग की संख्या ऐसी 2 होती है, और इसके अंदर यहां 1 है। सिखाने के लिए इस तरह से बना लेता हूं। टोटल रिंग गिनो कितनी? 3। अरे गिनो ना, 1 2 3 रिंग। अच्छा, ग्वानिन ये फिर से प्यूरिन है तो इसमें रिंग की संख्या 2 और इसके अंदर 1, टोटल रिंग की संख्या 3।
साइटोसिन में होती है एक रिंग, फिर से ग्वानिन, तो इसके अंदर हो जाती 2 रिंग। बताओ रिंग की संख्या गिनो बच्चों, 3, यहां 3, यहां 3, हर जगह रिंग की संख्या सेम, इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3। रिंग की संख्या सेम है तो डायमीटर भी हमेशा या सेम ही रहेगा। अरे जब रिंग सेम है तो व्यास तो समान आना ही है। अब मैं आपसे पूछता हूं, प्यूरिन प्यूरिन से जुड़ता और पायरिमिडिन पायरिमिडिन से जुड़ता तो क्या होता? क्या होता बच्चों कि डायमीटर कहीं ज्यादा हो जाता, कहीं कम हो जाता। लेकिन डायमीटर हर जगह नियत चल रहा है क्योंकि रिंग की संख्या 3 है। और ये 3 ही क्यों है? क्योंकि एक प्यूरिन दूसरे पायरिमिडिन से जुड़ा है। एनसीईआरटी पढ़ोगे ना बच्चों तो ये पॉइंट आपको वहां क्लियर होंगे, वहां आपको समझ में आएगा कि इस लाइन का मीनिंग क्या था। तो डायमीटर के नियत होने के पीछे रीजन क्या होता है? प्यूरिन के पायरिमिडिन के जुड़ने की वजह से ऐसा होता है। जो बातें यहां अभी मैंने समझाई है, ये जो बच्चों आप लोगों को पॉइंट समझाया गया, टोटल 5 पॉइंट अभी मैंने समझाए, ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। पहला पॉइंट क्या बताया? डीएनए के दोनों स्ट्रैंड, 2 स्ट्रैंड होती है मतलब डबल स्ट्रैंड होती है, एक दूसरे के प्रति समानांतर होती है, दोनों को चिपकाने के लिए बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स लगाए गए हैं, एक दूसरे की पूरक होती हैं और व्यास हमेशा नियत होता है 20 एंगस्ट्रॉन होता है। ये बातें सब कौन सिखा रहे हैं? यस, वॉटसन एंड क्रिक। तो वॉटसन एंड क्रिक का हम डबल हेलिक्स मॉडल पढ़ रहे हैं। इसी में ही नेक्स्ट पॉइंट आता है 2 क्षारक जोड़ों के बीच की दूरी, और वो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉन। 2 क्षारक जोड़े से मतलब क्या है? जैसे ये नाइट्रोजन बेस है एडेनिन, इसको मैंने यहां लिखा नाइट्रोजन बेस, थाइमिन को भी लिखा नाइट्रोजन बेस, और दोनों बेस को मिला के बेस पेयर क्षारक जोड़ा कहा जाता है। जोड़ा, इन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है? जोड़ा। अब इस जोड़े और इस जोड़े दोनों के बीच की दूरी निकाले, इस जोड़े और इस जोड़े के बीच की दूरी निकाले तो यह दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद रखना। 2 क्षार जोड़े की मध्य दूरी कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉन। यहां पर इनके बीच में जो दूरी आती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉन। अगला पॉइंट आता है डीएनए का आधार। डीएनए का आधार शर्करा व फॉस्फेट से बना है। आप बच्चों डीएनए को एक सीढ़ी से तुलना कर सकते हो। यह बच्चों आपको समझाने के लिए यहां मैंने इस तरह से यह सीढ़ी बना ली। यह सीढ़ी है। सीढ़ी के अंदर आप जानते हैं कि साइड में 2 रोड लगी होती है, सबने देखी है, साइड में 2 रोड होती है और बीच में ऐसे कुछ पद लगे होते हैं। ये जो इधर की रोड है और ये इधर की रोड है, ये कहलाते हैं सीढ़ी के आधार, और ये जो बीच में बना रखे होते हैं इनको कहा जाता है पद। और इन्हीं पद पर ऐसे पेड़ देके हम चढ़ते रहते हैं। अरे सीढ़ी सबने देखी है। तो साइड की जो रोड लगी होती है, दोनों रोड, वो तो कहलाते हैं उसका आधार, और बीच में जो होते हैं वो कहलाते हैं पद। अगर इस डीएनए को आप ध्यान से देखोगे तो ये एक सीढ़ी जैसे ही दिखता है। इसमें क्या होता है? इधर का शुगर फॉस्फेट और इधर का शुगर फॉस्फेट, ध्यान से देखोगे, इधर का शुगर फॉस्फेट और इधर का शुगर फॉस्फेट, ऐसा लगता है कि यहां पे बच्चों इस शुगर फॉस्फेट और इस शुगर फॉस्फेट ने डीएनए का आधार बना रखा है, बैकबोन बना रखी है। मतलब इधर का शुगर फॉस्फेट बना रहा है आधार, इधर का शुगर फॉस्फेट बना रहा है आधार। तो आधार किसके बने? शुगर और फॉस्फेट, मतलब शर्करा व फॉस्फेट के बने। ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद रखना। आधार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बैकबोन। तो डीएनए की बैकबोन शुगर फॉस्फेट से बनी। अब ये जो बीच में लगे हैं नाइट्रोजन बेस, ये बनाते हैं डीएनए का यहां पर पद। ये डीएनए के क्या बनाते हैं? पद। और ये नाइट्रोजन बेस को मिला के बेस पेयर भी कह सकते हैं। तो याद रखिएगा, सीढ़ियों के पद किसके बने होते हैं? क्षारक युग्मक, मतलब इंग्लिश में कहें तो इसको कह सकते हैं बेस पेयर। ये बेस पेयर के बने होते हैं। इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं? बेस पेयर। तो बीच के जो बेस पेयर से यही यहां डीएनए के पद बनाते हैं। आपसे पूछ रहा हूं, सबको आंसर आना चाहिए, डीएनए का आधार किसका बना? बोलो बच्चों, आधार किसका? शुगर एंड फॉस्फेट। और डीएनए का पद किसके बने होते हैं? बेस पेयर। और आप ध्यान से देख रहे होंगे, ये नाइट्रोजन बेस जो होते हैं हमेशा अंदर की तरफ होते, मतलब दोनों तरफ बैकबोन होगी और नाइट्रोजन बेस हमेशा अंदर की तरफ लगे होते, ये इनर साइड में प्रोजेक्टेड होते। जो बात यहां समझाई, क्लियर हुई? एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डीएनए की कुंडलित संरचना के स्थायित्व का कारण, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेबिलिटी का रीजन समझा रहा हूं कि यह डबल हेलिक्स मॉडल स्टेबल क्यों है। डबल हेलिक्स की स्टेबिलिटी में सबसे पहला रीजन आता है हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब ये डबल बनाने के पीछे मेन रीजन ये हाइड्रोजन बॉन्ड ही है। सोचो जरा, अगर इन बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया जाए, बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया जाए तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, और अलग अलग हो गए तो फिर ये डबल स्ट्रैंड कैसे रहेगा?
फिर तो सिंगल स्ट्रैंड हो जाएगा। तो बताओ इसको डबल स्ट्रैंड बनाने में मेन रोल किसका होता है? तो डबल स्ट्रैंड बनाने में मेन रोल हाइड्रोजन बॉन्ड्स का होता है। इन्हीं हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से ही ये डबल स्ट्रैंड बनते हैं। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं होते, हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं होते तो सिंगल स्ट्रैंड होता है। तो स्थायित्व में सबसे पहला रीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन, द्विकुंडलित में एक क्षार युग्म की सतह के ऊपर दूसरे क्षार युग्म स्थित होते हैं। एक क्षार युग्म के ऊपर दूसरा क्षार युग्म है, यह भी स्थायित्व देता है। अच्छा, इनसे स्थायित्व कैसे आता है यह समझिएगा। यहां पर अगर ध्यान से हम समझे तो ये बच्चों यहां पर जो क्षार युग्म है, इधर का क्षार युग्म, इधर का क्षार युग्म और इधर का क्षार युग्म, ये जो क्षार युग्म होते हैं, इन क्षार युग्म में भी आपस में वीक बॉन्डिंग होती है। क्षार युग्मों के अंदर भी आपस में वीक बॉन्डिंग होती है और यहां पर इनके बीच में एक स्पेशल वीक बॉन्ड चलता है जिसे कहा जाता है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। बॉन्ड का नाम हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। बताओ इनके बीच में यहां पर एक स्पेशल बॉन्ड चल रहा है, इसके बीच में, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड चल रहा है? हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। ये बहुत ही वीक बॉन्ड है लेकिन होता है। ये हाइड्रोफोबिक बॉन्ड से इधर का क्षार युग्म, इधर का क्षार युग्म आपस में जुड़े होते हैं, हल्की सी इनमें बॉन्डिंग चलती है। फिर बताओ इधर का क्षार युग्म, इधर का क्षार युग्म, इनमें भी हल्की सी बॉन्डिंग है, बॉन्ड का नाम हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। तो ये जो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड होता है, ये भी डीएनए की संरचना को अतिरिक्त स्थायित्व देता है। तो यहां पर स्थायित्व के पीछे रीजन, पहला रीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा एक क्षार युग्म के ऊपर दूसरा क्षार युग्म स्थित है, एक के ऊपर दूसरा स्थित है। अब बताओ एक के ऊपर दूसरा स्थित है, इससे स्थायित्व कैसे बढ़ गया? क्योंकि इनमें भी आपस में बॉन्डिंग होती है। और कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। तो ध्यान रखना, एक के ऊपर दूसरे उपस्थित होते हैं और यहां पर चलता है एक स्पेशल बॉन्ड। इस बॉन्ड का नाम आप लोग याद भी रखिएगा, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। तो यहां हाइड्रोफोबिक बॉन्ड होता है, यह भी अतिरिक्त स्थायित्व देने का काम करता है। डबल हेलिक्स मॉडल में मैंने जितने भी पॉइंट आपको समझाए हैं, ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। क्या क्या समझा दिया एक बार फिर सुन लेना, सबको आना चाहिए। डीएनए में सिंगल स्ट्रैंड होती है, डबल डबल, एक दूसरे के पैरेलल एंटी पैरेलल, वेरी गुड, एंटी पैरेलल होती है, एक दूसरे के समान या पूरक, यस पूरक होती है। दोनों को आपस में कौन से बॉन्ड से जोड़ा गया? हाइड्रोजन बॉन्ड। और उसमें भी फिक्स है, ए हमेशा टी के साथ, जी हमेशा सी के साथ। ए और टी में 2 और जी और सी में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। क्लियर? अच्छा बताओ डीएनए का व्यास कितना? 20 एंगस्ट्रॉन। डीएनए में 2 बेस पेयर के बीच में दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉन। डीएनए का आधार, इंग्लिश में कहें बैकबोन, किससे बनी है? शुगर फॉस्फेट। बीच के जो बेस पेयर होते हैं ये बनाते हैं पद। और स्थायित्व के 2 रीजन, पहला हाइड्रोजन बॉन्ड और एक बेस पेयर का दूसरे बेस पेयर से जुड़ना, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड से जुड़ना, यह भी अतिरिक्त स्थायित्व देता है। तो ये जितने भी पॉइंट समझाए गए, ये डायग्राम बताया गया, ये सब आप अच्छे से ध्यान रखें, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अच्छा, इस पे क्वेश्चन आए, डीएनए में कौन सा बॉन्ड नहीं होता, बता दोगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, डीएनए में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। अरे आप लोग जानते हो नाइट्रोजन बेस शुगर के बीच का ये बॉन्ड, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इस बॉन्ड का नाम बोलो बच्चों, शुगर फॉस्फेट में फॉस्फोएस्टर। ये वाला पूरा बॉन्ड फॉस्फोडाइस्टर, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोफोबिक। तो ऐसे कई बॉन्ड है। मुझे बताओ यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड कहां दिख रहा है? वेरी गुड, डीएनए में पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होता है। तो ऐसा क्वेश्चन आ चुका है नीट में कि डीएनए में कौन सा बॉन्ड नहीं पाया जाता। तो कौन सा नहीं पाया जाता? पेप्टाइड बॉन्ड, वो तो प्रोटीन में पाया जाता है। तो डीएनए में कौन कौन से बॉन्ड है? एक लाइन फिर से, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, फॉस्फोएस्टर है, फॉस्फोडाइस्टर है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड है। यहां पर कहीं पर भी पेप्टाइड बॉन्ड नहीं पाया जाता। इसका मिलना, पेप्टाइड बॉन्ड का मिलना तो प्रोटीन का फीचर है, ये तो प्रोटीन में मिलता है। तो डबल हेलिक्स मॉडल की ये बातें आप ध्यान रखें। चारघाप का नियम, चारघाप का नियम हम समझते हैं बच्चों। डबल हेलिक्स मॉडल में हमने काफ़ी कुछ बातें समझ ली है। अब उसी से आगे चारघाप का नियम। चारघाप बच्चों साइंटिस्ट है। इन साइंटिस्ट ने कई ऑर्गेनिज्म के डीएनए को एनालिसिस किया। इन्होंने बच्चों प्लांट की सेल के डीएनए को एनालिसिस किया, बैक्टीरिया की सेल के एनालिसिस किया, एनिमल की सेल का डीएनए एनालिसिस किया। और सब तरह के डीएनए को जब एनालिसिस किया तो एनालिसिस करने के बाद इन्होंने एक बात बहुत अच्छी देखी। इन्होंने देखा कि किसी भी डबल स्ट्रैंड डीएनए, बात को सुना, किसी भी डबल स्ट्रैंड डीएनए में जितना प्यूरिन होता है उतना ही पायरिमिडिन होता है।
यानी प्यूरिन और पायरिमिडिन की संख्या बराबर होती है, ये बात इन्होंने नोटिस की। अच्छा, इन्होंने क्या देखा, डबल स्ट्रैंड डीएनए में डबल स्ट्रैंड डीएनए होना चाहिए, इसमें कुल प्यूरिन इज इक्वल टू कुल पायरिमिडिन, जितना प्यूरिन होगा उतना ही पायरिमिडिन होता है। जैसे आप इसको ऐसे समझिएगा, आप ही बताइए बच्चों, एडेनिन प्यूरिन होता है या पायरिमिडिन? तो आप सभी जानते हैं कि एडेनिन ये तो होता है यहाँ पर प्यूरिन, थाइमिन होता है पायरिमिडिन, फिर ये हो गया प्यूरिन, ये हो जाएगा पायरिमिडिन, ये यहाँ हो जाता है पायरिमिडिन और ये यहाँ हो जाएगा प्यूरिन। अब बताओ प्यूरिन गिनो कितने हैं? हाँ गिनो, टोटल 1 2 3 है, प्यूरिन 3 है, पायरिमिडिन गिनो 1 2 3 है। तो जितने आपको प्यूरिन मिले उतने ही पायरिमिडिन मिले, यानी कुल प्यूरिन इज इक्वल टू कुल पायरिमिडिन। दोनों के नंबर यहाँ इक्वल आती है और ये इक्वल आना ही है। इक्वल इसलिए आना है क्योंकि आप ध्यान से देखोगे तो प्यूरिन के सामने तो पायरिमिडिन लगा ही है। जब प्यूरिन आएगा तो सामने तो पायरिमिडिन आएगा ही आएगा, और सामने पायरिमिडिन आएगा तब तो इनकी संख्या बराबर चलनी ही है। तो प्यूरिन के सामने पायरिमिडिन आता ही है तो संख्या बराबर होनी है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डीएनए में प्यूरिन को हम लिखते हैं एडेनिन प्लस ग्वानिन, तो एडेनिन प्लस ग्वानिन, पायरिमिडिन को लिखेंगे साइटोसिन प्लस थाइमिन। ए प्लस जी की नंबर सी प्लस टी की नंबर के इक्वल होती है, तो ए प्लस जी इज इक्वल टू सी प्लस टी। अब बच्चों इसको अगर इसके अपॉन में लाएं तो ये ऐसे हो जाएगा, ए प्लस जी अपॉन में सी प्लस टी आएगा तो इक्वल टू हो जाएगा 1, लिख सकते हैं। और ये यहां पर जो मैंने लिखा है यही बच्चों अपने आप में बन जाता है चारघाप का नियम। तो ए प्लस जी अपॉन सी प्लस टी इज इक्वल टू 1, यही चारघाप का नियम होता है। या बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहां पर इसके अपॉन में ये ले जाओ, तो जैसे इसके अपॉन में ले गए तो सी प्लस टी अपॉन ए प्लस जी इज इक्वल टू 1, यह भी चारघाप का नियम है। तो ये लिखो या ये लिखो, दोनों ही अपने आप में क्या कहलाते हैं? चारघाप का नियम, दोनों ही चारघाप का नियम है। अच्छा, चारघाप के नियम में एक बात तो मुझे बताओ, एडेनिन की संख्या देख के बताना इसमें अच्छे से, किसके बराबर होगी? हाँ, एडेनिन की संख्या किसके बराबर होगी? थाइमिन के, क्योंकि ए हमेशा टी से जुड़ता है। इस पूरे डीएनए में चेक करो, एडेनिन 1 है तो थाइमिन भी 1 ही होगा, जितना ए होगा उतना ही टी होगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू टी। अच्छा, इसके अपॉन में लाएंगे तो ए बाई टी इक्वल टू 1, या ये इसके अपॉन में आए तो टी बाई ए इक्वल टू 1। तो बात तो यही है, तो ए बाई टी इक्वल टू 1 लिखो, टी बाई इक्वल टू 1 लिखो, ये भी बच्चों अपने आप में क्या कह सकते हैं? चारघाप रूल। तो ऐसे लिखा जाए, ऐसे लिखा जाए, ऐसे लिखा जाए, ये सब चारघाप रूल का प्रदर्शन ही है। हम ऐसे भी तो कह सकते हैं, अच्छे से आंसर देना सभी, जी की संख्या किसके बराबर? यस, ग्वानिन की संख्या किसके बराबर होगी? साइटोसिन के। तो अगर ग्वानिन 2 है तो साइटोसिन भी 2 होगा। तो यहां पे हम ऐसे लिख सकते हैं, G इज इक्वल टू सी, G इज इक्वल टू सी। यहां पर G की संख्या किसके इक्वल चलती है? C के। अब ये वहां पे इसके अपॉन में जाता है तो G बाई सी इक्वल टू 1 लिखो, या यहां पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं C बाई जी इज इक्वल टू 1। तो ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ये सारा का सारा ही चारघाप रूल है। तो चारघाप रूल क्या होता है ये ध्यान रखिएगा। और इसमें खास बात, ए की मात्रा हमेशा टी के बराबर होती है और जी की मात्रा हमेशा सी के बराबर होती है, ये चारघाप रूल है। चारघाप रूल की एक बड़ी खास बात यह है कि ये नियम इस डबल स्ट्रैंड डीएनए पर लागू है। डबल स्ट्रैंड डीएनए की अगर हम बात करें तो डबल स्ट्रैंड डीएनए के ऊपर यह नियम लागू होता है, लेकिन अगर हम सिंगल स्ट्रैंड डीएनए की बात करें तो उस पर नियम फेल हो जाएगा। अच्छा, सिंगल स्ट्रैंड का मतलब बताओ? सिंगल स्ट्रैंड मतलब इस स्ट्रैंड को हटा दो, अगर इस स्ट्रैंड को हटा दे तो कितना बचेगा? सिंगल स्ट्रैंड, और एक स्ट्रैंड पे चारघाप का रूल लागू नहीं होता है। तो यह नियम सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, इसी तरह से सिंगल स्ट्रैंड आरएनए पर लागू नहीं होता है, नहीं होता है। जैसे यहां से मैंने इस स्ट्रैंड को हटा दिया, ये हटा दी। अब हटाने के बाद अब यहां पर आप चेक करके बताना, अब इस डीएनए में चेक करो, बताओ यहां पर आप बताओ प्यूरिन कितने हैं? तो प्यूरिन आपको दिखाई दे रहे हैं 2 है, पायरिमिडिन 1 है। तो यहां पर अगर हम प्यूरिन और पायरिमिडिन को चेक करें तो प्यूरिन इज नॉट इक्वल टू पायरिमिडिन, क्योंकि प्यूरिन 2 है, पायरिमिडिन तो 1 ही है, दूसरी स्ट्रैंड है ही नहीं, तो यहां इक्वल नहीं कह सकते। तो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पर या सिंगल स्ट्रैंड आरएनए पर चारघाप का नियम लागू नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार फिर सुन लेना, यह नियम कब लागू होगा? जब डबल स्ट्रैंड हो। डबल स्ट्रैंड है तो नियम लागू है, सिंगल स्ट्रैंड आते ही यह नियम फेल हो जाता है। अब बच्चों कुछ नहीं कहा जाए, क्वेश्चन को सुना, मैंने बस इतना सा कहा, डीएनए पर चारघाप का नियम लागू होगा। मैंने ये नहीं कहा सिंगल डबल। अगर बच्चों क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा जाए, कुछ नहीं कहा है,
अब मेरे पास दो बातें हो सकती है, या तो ये सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है या डबल स्ट्रैंड भी हो सकता है। कुछ नहीं कहा जाए तो डीएनए को हमेशा डबल लेके चला करो, क्योंकि मैक्सिमम जगह डीएनए डबल स्ट्रैंड ही है। आपकी सेल का डीएनए, मेरी सेल का डीएनए, बैक्टीरिया का, प्लांट का, फंगस का, सबका डीएनए डबल स्ट्रैंड ही होता है, सब में डबल स्ट्रैंड होता है। सिंगल स्ट्रैंड तो केवल कुछ वायरस में पाया जाता है, केवल कुछ वायरस के अंदर ही सिंगल स्ट्रैंड होता है, बाकी हर जगह डीएनए कैसा होता है, डबल स्ट्रैंड। तो कुछ नहीं कहा जाए तो डीएनए को डबल स्ट्रैंड मान के चलना है, और डीएनए का डबल स्ट्रैंड है तो चारगाव का नियम तो इस पर लागू होगा ही होगा। बात समझ में? अच्छा, अगर बच्चों क्वेश्चन में आरएनए आ जाए, आरएनए आ गया और इसमें सिंगल और डबल कुछ नहीं लिखा है, तो आरएनए को हमेशा सिंगल लेके चला करो, डबल नहीं, क्योंकि मैक्सिमम जगह आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है। यह बात अच्छे से दिमाग में फिर बिठा लेना। कुछ नहीं कहे तो डीएनए को डबल स्ट्रैंड लेके चलना है, कुछ नहीं कहा जाए तो आरएनए को सिंगल स्ट्रैंड लेके चलना है। क्वेश्चन में कहा नहीं जाएगा, लेकिन अपने को समझदारी दिखानी है। यहां पर आरएनए डबल स्ट्रैंड केवल कुछ वायरस में होता है, यह कुछ वायरस ही अपवाद है, बाकी तो हर जगह डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है और आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है। मैं कहूं आपकी सेल का आरएनए या सिंगल स्ट्रैंड, मेरी सेल का आरएनए सिंगल स्ट्रैंड, प्लांट का आरएनए सिंगल स्ट्रैंड, हर जगह सिंगल स्ट्रैंड ही है। अब क्वेश्चन सुनना, आरएनए पर चारघात नियम लागू होता है, कुछ नहीं कहा, आरएनए पर चारघात नियम लागू है, कुछ नहीं कहा, तो क्या मानोगे, सिंगल स्ट्रैंड। तो हम कहेंगे आरएनए पर चारघात का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि कुछ नहीं कहा जाए तो हम आरएनए को सिंगल स्ट्रैंड लेके चलेंगे। चारघात का नियम क्या होता है, बात अच्छे से ध्यान रखना। चारघात के नियम में बताया गया जितना प्यूरिन होता है यस उतना ही पायरिमिडिन होता है, दोनों की नंबर हमेशा क्या चलेगी, इक्वल चलती है। अब इस चारघात के नियम के आधारित पर हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। मैं यहां क्वेश्चन लिखूंगा, आपको क्वेश्चन नोट करना है और वो क्वेश्चन के आंसर भी आप लोग को देना है। मैं बाद में सोल्व करूंगा, पहले आप लोग को सोल्व करना है। क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने आया, सी अर्चिन का डीएनए जो कि द्विरज्जुक है, द्विरज्जुक मतलब डबल स्ट्रैंड है, उसमें साइटोसिन क्षारक की प्रतिशतता 17% है। इस डीएनए में अन्य 3 क्षारकों की प्रतिशतता क्या है, और ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है, क्लियर। आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है नोट करना है और इसका आंसर भी आपको देना है। कर सकते हैं सोल्व, सबके पास कुछ टाइम है तो उस टाइम में आप सोल्व करें, वीडियो को आप पॉज कर दें, पहले इसको सोल्व करें और उसके बाद इसका आंसर हम सोल्व करेंगे। जब बच्चों इस क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में पहले मुझे बताओ सी अर्चिन लिखा है, तो सी अर्चिन ये भी बच्चों कुछ नहीं कहा है, वायरस तो है नहीं, तो इसका डीएनए भी डबल स्ट्रैंड लेके चलना है। नहीं कहा लेकिन हमें समझना है कि डबल स्ट्रैंड है, क्योंकि ये वायरस तो है नहीं। यहां पर इसके सॉल्यूशन की हम बात करें, इस डीएनए में साइटोसिन दिया है 17%, लिखा है साइटोसिन की प्रतिशतता कितनी है, 17। साइटोसिन 17% है, सी की मात्रा किसके बराबर होती है, याद करो चारघात का नियम, सी किसके बराबर होता है, जी के। अरे ए बराबर टी होता है, जी बराबर सी होता है, तो ग्वेनिन की मात्रा भी 17 ही होगी, क्योंकि दोनों बराबर बराबर है। प्रतिशतता हमेशा 100 में से निकालते हैं, कितने में से, 100 में से। तो अगर मैं एडेनिन प्लस थाइमिन प्लस ग्वानिन प्लस साइटोसिन सब लूं तो सब मिला के टोटल 100% होता है, सबको मिला के सबकी मात्रा टोटल 100%। अब इस 100% में एडेनिन कितना है नहीं पता, थाइमिन नहीं पता, ग्वानिन पता है 17 है और साइटोसिन 17 है, तो वैल्यू पुट करते हैं 80, 17%, 17% और ये टोटल 100 है। अब बताओ 17 और 17 34, उधर जाएगा तो क्या होगा 34, उधर गया तो माइनस होगा, तो इसको सोल्व करेंगे तो a प्लस टी, ये इधर जाएगा तो माइनस होगा, 100 माइनस 34 कर सकते इतना। और जब इसको सोल्व करोगे तो यहां पर a प्लस टी इक्वल टू आ जाएगा 66, 100 में से 34 गए 66 हो गए, दोनों मिला के 66 है, 66 है, दोनों मिला के कितना है। अगर मैं इनमें से a निकालू तो आधा होगा, तो एडेनिन की मात्रा निकाली जाए तो 33 और ग्वानिन थाइमिन की मात्रा निकाली जाए तो 33। तो हम कह सकते हैं साइटोसिन 17 है तो ग्वानिन भी 17 होगा, एडेनिन सोल्व किया कितना आया 33, तो थाइमिन भी 33। अब चेक करो कहां दिख रहा है 17, 33, 33, यानी आंसर नंबर यहां पर इसका क्या बनेगा 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर 2। कैसे सोल्व करना है क्लियर हुआ, बहुत आसान है, जितना सी है उतना जी है, प्रतिशतता 100 में से निकालनी है तो सब बराबर 100 लिख दो, जी की मात्रा लिखो, सी की मात्रा लिखो, सोल्व करते जाओ, दोनों मिला के 66 आया, आधा आधा बांट दो। कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन, क्लियर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कितने बच्चों का आंसर सही आया है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, एक डबल स्ट्रैंड डीएनए में 3 पॉइंट के
नाइट्रोजन क्षारक उपस्थित है, इस डीएनए में एडेनिन नाइट्रोजन क्षारक के 700 अणु उपस्थित है, तो अन्य नाइट्रोजन क्षारकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस बार प्रतिशतता नहीं, इस बार संख्या ज्ञात करनी है। कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में बहुत अच्छी बात लिखी है 3.4 K। हाँ, पहले क्वेश्चन नोट करो सभी, अब इसको सोल्व करो। जब बच्चों आप इसको सोल्व करोगे तो हम इसको सोल्व करके देखते हैं, सॉल्यूशन इसका निकालें। बताओ 3.K बेसिस से पहले तो बताओ ये K क्या प्रदर्शित करता है। हाँ, K का मतलब यहां पर किलो से होता है, 1000 से, तो K की जगह अगर मैं 1000 लिखूं तो 3.4 इंटू 1000, तो ये टोटल हो जाएगा 3400, 3400। यानी क्वेश्चन कहता है डबल स्ट्रैंड डीएनए में 3400 नाइट्रोजन क्षारक है, सब मिला के 3400 है। यानी और इन 3400 में से ये भी कहा है कि 700 अणु किसके उपस्थित है, एडेनिन के। तो हम लिख सकते हैं एडेनिन के 700 अणु हैं। बताओ ए किसके बराबर, हाँ बोलो, हाँ ए की मात्रा टी के बराबर, तो टी भी 700 हो जाएगा। और ये सब मिला के ए टी जी सी सब मिला के 3400 है इस बार। तो हम ऐसे लिख सकते हैं एडेनिन प्लस थाइमिन प्लस साइटोसिन प्लस ग्वानिन इज इक्वल टू 3400 लिख सकते हैं। अब यहां बताओ एडेनिन कितना था 700, थाइमिन कितना था 700, सी नहीं पता, जी नहीं पता, इज इक्वल टू 3400। 700 और 700 1400, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1400 प्लस सी प्लस जी इज इक्वल टू 3400। इधर जाएगा तो क्या होगा, हाँ माइनस होगा, और जब ये माइनस होगा तो हम लिख सकते हैं सी प्लस जी, 3400 माइनस 1400, बताओ कितना हुआ। इसको सोल्व करोगे तो आप कहोगे सी प्लस जी दोनों मिला के 2000, माइनस किया। अच्छा, दोनों मिला के 2000 है, तो मैं कहूं ओनली सी कितना होगा, हाँ ओनली सी हो जाएगा 1000 और ओनली जी हो जाएगा 1000। तो हम कह सकते हैं एडेनिन तो क्वेश्चन में दिया है, अन्य की प्रतिशतता, तो थाइमिन तो हो गया 700, साइटोसिन 1000, ग्वानिन 1000। कर सकते हैं इससे क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं बच्चों, और ये जो क्वेश्चन है चारघात के नियम पे ही सोल्व हो रहे हैं, क्योंकि उसी ने तो कहा था ए बराबर टी, जी बराबर सी। बात समझ में। क्वेश्चन में ये भी नहीं लिखा है, चाहे नहीं भी लिखा हो, यहां मैं डबल स्टैंड नहीं भी देता, डबल स्टैंड नहीं भी देता, तब भी आप इसी तरह से सोल्व करते। बात समझ में। एक क्वेश्चन और लेते हैं। हाँ, पहले क्वेश्चन नोट करो। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में 20% थाइमिन उपस्थित है, एडेनिन की प्रतिशतता ज्ञात करो। बहुत आसान है, कर सकते हैं। हाँ, क्या कहा है क्वेश्चन में, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में थाइमिन 20% है, कर लोगे। थाइमिन की मात्रा दे रखी है 20%, और क्या पूछा एडेनिन, बोलो कितना आएगा। हाँ, जितना ए उतना टी, तो क्या यहां 20% आएगा, नहीं नहीं, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में चेंज किया है इस बार, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। अच्छा, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पर चारघात का नियम लागू नहीं होता है। बच्चों को क्वेश्चन में ये सिंगल डबल दिखता ही नहीं है, और यही गड़बड़ होती है। क्वेश्चन में अगर सिंगल दिया है, ये देखना है ढंग से, तो यहां पे ध्यान रखना चारघात का नियम लागू नहीं होगा, तो इसका आंसर हम दे सकते हैं अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि चारघात का नियम ही लागू नहीं है, और चारघात का नियम लागू नहीं है तो फिर ये कुछ भी हो सकता है। ये क्वेश्चन तभी सोल्व कर सकते हैं जब यहां पर डबल स्टैंड लिखा होता। अगर डबल स्टैंड होता तब तो मजा आ जाता, लेकिन यहां पर सिंगल स्टैंड दिया है, तो हम कहेंगे चारघात का नियम लागू नहीं होगा, तो अनुमान भी नहीं लगा सकते। तो क्वेश्चन को ढंग से देखना है बेटे, ये क्वेश्चन में सिंगल डबल नजर ही नहीं आता है, तो बिल्कुल ढंग से पढ़ो और फिर सोल्व करो। एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने, आप पर निम्न जानकारी आपको दी जा रही है जिस पे आपको ध्यान देना है। इसमें एडेनिन 35% दिया है, ग्वानिन 20%, साइटोसिन 15%, थाइमिन 30% है। यह क्या हो सकता है। ऑप्शन है डबल स्ट्रैंड डीएनए, डबल स्ट्रैंड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। पहले इसको नोट करो। अब इसको सोल्व करना है, कर सकते हैं सोल्व। हाँ, क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों, ये डेटा है और आप लोगों को ये पूछा गया है। तो पहले तो मुझे बताओ, क्या यहां पर ये आरएनए हो सकता है क्या। नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि थाइमिन दिया है, और थाइमिन का मिलना ये तो डीएनए है, तो इसका मतलब जहां जहां आरएनए है ये तो हटा दो, कि आरएनए वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अब हमें डीएनए में कंफ्यूजन है कि डबल स्ट्रैंड आंसर दिया, सिंगल स्ट्रैंड। अब इस डीएनए को ध्यान से देखो, यहां पर ए, अगर ये डबल स्ट्रैंड होता, सोचो जरा, डबल स्ट्रैंड होता तो जितना ए होता उतना टी होता। ए तो हो गया 35 और टी तो 30 ही है, प्रतिशतता बराबर नहीं है। ए इज नॉट इक्वल टू टी, और ए और टी बराबर नहीं है, मतलब ये डबल स्ट्रैंड डीएनए भी नहीं हो सकता।
यहां पर G इज नॉट इक्वल टू C, तो ये यहां पर डबल स्ट्रैंड डीएनए हो नहीं सकता, यानी आंसर क्या आ जाएगा, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। कर सकते हैं ऐसे सोल्व। अच्छा, आरएनए क्यों नहीं हो सकता बोलो बच्चों, क्योंकि यहां थाइमिन दिया है, क्लियर, और यहां पर ए टी के बराबर नहीं है, अलग अलग दे रखा है, तो इसका मतलब डबल स्ट्रैंड भी नहीं हो सकता, तो आंसर आएगा ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। इस तरह के क्वेश्चन आए किए जा सकते हैं बेटे, कर लोगे। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट यहां पे अब हम समझने जा रहे हैं वो है क्षार अनुपात। इंग्लिश में कहें तो इसको कहा जाता है बेस रेशियो। बेस रेशियो क्या होता है, ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन स्पीशीज। किसी दी गई जाति के लिए ये स्थायी होता है, कांस्टेंट होता है, ये जाति विशिष्ट होता है, स्पीशीज स्पेसिफिक होता है। अब ये बात क्या कहना चाहती है इसको हम सीखें। पहले तो यहां ध्यान देना, क्षार अनुपात और चारघाव का नियम अलग अलग बात है, पहले तो ये सीख लेना अच्छे से, दोनों अलग अलग बातें। क्षार अनुपात में ए प्लस टी है, जबकि चारघाव का जो नियम हमने पढ़ा था बच्चों, उस नियम में तो हमने सीखा था कि एडेनिन प्लस ग्वानिन अपॉन साइटोसिन प्लस थाइमिन इज इक्वल टू 1, ये तो कहलाता है चारघाव का नियम, ये चारघाव से नियम है। तो बताओ यहां पर ये चारघाव का नियम ये है और ये बेस रेशियो समान है या अलग है, तो पहले तो बताओ अलग अलग है, क्योंकि यहां एडेनिन प्लस थाइमिन है, जबकि इसमें एडेनिन प्लस ग्वानिन है। यहां बराबर स्थायी है, कांस्टेंट है, जबकि यहां पर इक्वल टू 1 है। तो ये दिमाग में उठा लो, चारघाव का नियम अलग चीज होती है, बेस रेशियो अलग होता है। अब मैं आपको बेस रेशियो समझाने जा रहा हूं, चारघाव को तो हटा देता हूं, बेस रेशियो अब आपको समझाते हैं। बेस रेशियो में कहा गया कि ये एक जाति के लिए विशिष्ट होता है। इससे क्या मतलब है, आपको सिखाने के लिए ये बच्चों मैंने ई कोलाई की सेल को ड्रॉ किया। इस ई कोलाई की सेल में से डीएनए बाहर निकाला, इसका डीएनए बाहर निकाला और इसका बेस रेशियो ज्ञात किया, तो मुझे इसकी वैल्यू 0.95 आई। इसके डीएनए को चेक किया, बेस रेशियो की वैल्यू 0.95 आई। अब मैंने क्या किया, दूसरा ई कोलाई लिया, अब बताओ इसका बेस रेशियो निकालो, ये भी ई कोलाई ही है, इसका बेस रेशियो निकाले, बताओ कितना आएगा। यस, इसके डीएनए का बेस रेशियो निकालोगे तो ये भी 0.95 ही आएगा। अगर इसका बेस रेशियो इतना है तो इसका भी इतना ही आएगा। दोनों का बेस रेशियो समान क्यों आया, मुझे इतना बताओ। हाँ, ये समान बच्चों इसलिए आता है क्योंकि ये ई कोलाई है, ये भी ई कोलाई है, दोनों ही ई कोलाई है, तो दोनों में डीएनए समान ही होगा। अरे किसी भी ई कोलाई की बात करो, सबका डीएनए एक जैसे ही है, और डीएनए समान है तो बेस रेशियो तो समान आना है। अच्छा, अगले ई कोलाई में चेक करता, ये भी ई कोलाई है, और इसमें चेक करता, और मैं आपसे पूछता बेस रेशियो निकालो, निकाल सकते हो, क्या आएगा। यस, इसका बेस रेशियो भी 0.95 पे आएगा। तो बताओ सारे ई कोलाई के लिए ये वैल्यू अलग आ रही है, समान। ई कोलाई की जाति के लिए ये वैल्यू समान है, मतलब ये स्थायी, मतलब कांस्टेंट, मतलब नियत होती है। तो ये जाति के लिए, दी गई जाति के लिए कांस्टेंट होता है, नियत होता है, ये फिक्स होता है, ये जाति विशिष्ट होता है। जैसे ई कोलाई की जाति के लिए 0.95 है। इसलिए मानव की जाति के लिए मान लो मेरा बेस रेशियो 1.55 आया, मेरा बेस रेशियो 1.55 आया, तो अगर मैं आप में से किसी के भी डीएनए को चेक करता तो सबका बेस रेशियो 1.55 ही आएगा, क्योंकि हम सबके लिए बेस रेशियो नियत है, हम सबका डीएनए एक जैसा है। मेरी सेल में 46 गुणसूत्र है, आपकी सेल में भी तो वही है, तो हम सबका डीएनए एक जैसा है, तो हम सबका बेस रेशियो भी सेम ही आता है, लगभग सेम आता है। हल्का बहुत पॉइंट में हल्का डिफरेंस आ सकता है, बाकी 1.55 है तो सब में ही आएगा। मान लो यहां पे मैं 1213 और ऐसे लिख देता तो किसी में ऐसे हो सकता था 1.15 1214, ऐसे बहुत ज्यादा पॉइंट में जाके हल्का सा डिफरेंस आ सकता है। बाकी नॉर्मली अगर कहा जाए तो ये वैल्यू नियत ही रहती है, 1.55 1.55। तो बेस रेशियो एक जाति के लिए कैसा रहता है बच्चों, नियत रहता है। अच्छा, यहां पर डीएनए में 80/80 और जीसी में से 80 की मात्रा ज्यादा हो तो उसे कहा जाता है 80 टाइप डीएनए। इसको बच्चों आप यहां पर ऐसे समझेंगे। यहां जो बातें अब मैं समझाने जा रहा हूं, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान से आप समझने की कोशिश करना। यहां बच्चों आपके सामने ये एक डीएनए बना रखा है। अब इस डीएनए में बेस रेशियो निकालना है। पहले तो बताओ बेस रेशियो होता क्या है, A+T/G+C का अनुपात, यही बेस रेशियो है। अब इसमें बताओ 80, यहां 80, यहां 1 है, 2 है और 3 है। बताओ 80 कितनी बार है। यस, वेरी गुड, 3 टाइम्स।
और जीसी कितनी बार है, जीसी गिनो कितनी बार है, 2। बेस रेशियो निकालो, 80/GC मतलब 3/2। तो बताओ 80 ज्यादा है या जीसी? 80 की मात्रा ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि यहां पर 80 की मात्रा ज्यादा है, तो ऐसे डीएनए का टाइप 80 टाइप या 80 धनी भी कह सकते हैं। कभी मैं कहूं यहां का डीएनए 80 धनी है, समझ जाओगे, मतलब 80 की मात्रा जीसी से ज्यादा है। अब यहां बताओ ऊपर वाली वैल्यू में 3 है, नीचे 2 है, बटे में 2 है। ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा है तो बेस रेशियो 1 से कम या ज्यादा? वेरी गुड, 1 से ज्यादा। चाहे तो उसको आप सोल्व करोगे तो 1.5 आएगा। अरे 1 से ज्यादा ही आया, 1.5 मतलब 1 से ज्यादा ही आया। तो याद रखना 80 प्रकार के डीएनए में, ये 80 प्रकार का डीएनए है, बेस रेशियो 1 से अधिक होता है। इनका बेस रेशियो 1 से अधिक आएगा क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा होती है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये है यूकैरियोटिक डीएनए, जैसे अपनी सेल का डीएनए। अपनी सेल के डीएनए को चेक किया जाए तो हमारी सेल के डीएनए में 80 की मात्रा जीसी से ज्यादा होती है, और 80 की मात्रा ज्यादा है तो अपना डीएनए कौन से प्रकार का हो गया, 80 प्रकार का। और अपना बेस रेशियो 1 से ज्यादा ही आता है। जैसे मैं कह भी रहा था अपना बेस रेशियो 1.55 है तो सबका यही होगा, 1 से ज्यादा ही होगा। अगला डीएनए लेते हैं। डीएनए में जीसी की मात्रा ज्यादा हो, जीसी की मात्रा ज्यादा हो तो इसे जीसी टाइप डीएनए कहते हैं। आपके सामने यहां पर फिर एक डीएनए बनाया। अब इस डीएनए में फिर से वही चेक करते हैं, 8+T/G+C। इस बार आप खुद देखो, बताओ 80 कितनी बार है, गिनो। 1 बार, 2 बार, तो ये 2 टाइम्स है। जीसी कितने टाइम से, 3 टाइम से, 2/3। कौन ज्यादा है, जीसी या 80? यस, जीसी की मात्रा ज्यादा है, और जीसी की मात्रा ज्यादा हो तो जीसी प्रकार डीएनए, जीसी प्रकार डीएनए, क्योंकि जीसी की मात्रा ज्यादा है। अच्छा, जीसी की मात्रा ज्यादा है, अगर आप इसको सोल्व करोगे तो यहां बेस रेशियो 0.66 आएगा। 1 से कम या 1 से ज्यादा? 0.66, 1 से तो कम ही आया। तो हम कह सकते हैं जीसी प्रकार के डीएनए का बेस रेशियो 1 से कम होता है। और इसके उदाहरण आते हैं प्रोकैरियोटिक डीएनए, जैसे इकोलाई। इकोलाई में आया था ना 0.95 आया था, 1 से कम ही आया था। तो हमने क्या सीखा, 2 प्रकार का डीएनए हो सकता है। 80 ज्यादा है तो 80 धनी, 80 रिच। जीसी ज्यादा है तो जीसी रिच। 80 प्रकार वाले में बेस रेशियो 1 से अधिक होता है, एग्जाम्पल यूकैरियोट। जीसी वाले में बेस रेशियो 1 से कम होता है, एग्जाम्पल प्रोकैरियोट। तो हमारे डीएनए में 80 ज्यादा होता है, बैक्टीरिया के डीएनए में जीसी ज्यादा होता है। तो अपना डीएनए 80 प्रकार का, बैक्टीरिया का डीएनए जीसी प्रकार का। क्षार अनुपात क्या होता है समझ में आया बच्चों सबको? बस इतना ध्यान रखना, A+T/G+C की वैल्यू एक जाति के लिए नियत होती है, स्थायी होती है, फिक्स होती है। बेस रेशियो अलग, चारगापुर अलग, दोनों में क्या डिफरेंस, क्लियर सबको अच्छे से? तो ये हमने क्षार अनुपात क्या होता है ये सीखा।